Okay, so today we are starting with Accounting Standard 11. AS 11 मतलब ही हो जाता है आपका इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इसका नाम आपको पूरा जानना चाहिए। तो द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हाटएवर। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओके। तो ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप सीए बनो, सीए में करो, आप इंटरमीडिएट में हो या फाइनल लेवल में हो, दिस इज द मोस्ट या वन ऑफ द मोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज जनरली फॉर इंटरमीडिएट, जो दोस्त इन इंटरमीडिएट वो लोग के लिए ये है। आप ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही चीज फाइनल्स में भी आता है, स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट। तो इसका जो पहला क्लास होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो therefore before starting with various theoretical aspect as well as sums, let us understand what is the main concept or what is the main objective behind this accounting standard. सबसे पहले दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कवर्ड, मतलब दिस कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वहां पर AS 11 डायरेक्टली रोल प्ले करता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब इट्स लाइक यू आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, आपका जो कंपनी है वो इंडिया में है, बट यू आर डीलिंग विद सम ट्रांजैक्शन, say buy sell, say loan taken or loan given investments with any company or any organization which is located not in our country, that is foreign country. So since it is located outside India, तो आपका ट्रांजैक्शन जो होगा वो फॉरेन एक्सचेंज में होगा। तो डॉलर्स में हो सकता है, वो यूरो में हो सकता है, वो पाउंड में हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, व्हाटएवर, दिनार में हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में आप अपना बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स कैसे करोगे? सर डॉलर में खरीदे डॉलर डाल देंगे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है। आप तो इंडिया में हो, आप तो INR में रिकॉर्ड करते हो, मतलब इंडियन नेशनल रूपी, रूपी में रिकॉर्ड कर रहे हो एवरी ट्रांजैक्शन। ये जो फॉरेन ट्रांजैक्शन होगा इसको क्या करेगा? ये फॉरेन ट्रांजैक्शन को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही कन्वर्शन का कुछ रूल्स होता है, टेक्निक्स होता है, दैट हैज बीन डेल्ट विद इन दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अंडरस्टूड? तो बिफोर मूविंग ऑन, आपको ये बात तो समझ में आ जाना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो द AS 11 में जो कवर करता है ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग टोटल 3 पार्ट में बांट सकता है। मतलब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस AS इज डिवाइडेड और सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शन। पहले वाला होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सेकेंड वाला होता है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, और लास्ट वाला होता है फॉरेन ऑपरेशन।
अच्छा यहाँ पर ना फॉरेन एक्सचेंज नहीं लिख के, इट साउंड्स बैड, आप यहाँ लिखो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दैट साउंड्स बेटर, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन यू ऑल नो, जिसमें हम लोग का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बाई सेल, लोन लेना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, बेचना कोई पार्ट को, वो अगर फॉरेन करेंसी में होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम लोग का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो वैल्यूज, मतलब फॉरेन करेंसी का जो वैल्यूज इंडिया के साथ चेंज होता रहता है ना, वो फ्लक्चुएशन को हम लोग सेफ रहने के लिए, जो दैट फ्लक्चुएशन आपके लिए खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दो फ्लक्चुएशन, हम लोग कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड रेट में एक कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। वी विल गो टू इनटू दिस आफ्टरवर्ड्स। तो ये एक पार्ट होता है। लास्ट होता है फॉरेन ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। फॉरेन ऑपरेशन मतलब क्या हो जाता है, यू आर एन इंडियन कंपनी, आपका कोई ब्रांच है जो बाहर काम करता है, तो वो पूरा फॉरेन ऑपरेशन हो गया, वो बाहर काम कर रहा है, वो बाहर ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसीलिए ये सब AS11 के अंदर में आ जाता है। नाउ लेट अस डील विथ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आ जाता है परचेज और सेल, बोरो या लेंड, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ये सब कौन सा ट्रांजैक्शन में हो रहा है, अगर आपका रुपीज में होगा तो यहाँ पर AS11 का कोई काम ही नहीं हो, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। If these three transactions takes place in foreign currency, then it will directly come under the purview of AS11. Purchase sale of goods, normal day-to-day activity, लोन लेना, लोन देना, ये आपका फॉरेन करेंसी में हुआ, तो या फिर आपने कोई एसेट खरीदा या फिर कोई एसेट बेचा। एसेट मतलब आपका नॉर्मल मशीन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, या फिर आप एक बिजनेस को टेक ओवर किया या एक बिजनेस का आपका एक पार्ट को बेचा, डीमर्जर, मर्जर, तो वो सब अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में होता है, दैट विल बी कवर्ड अंडर AS11। अब नेक्स्ट आता है इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग। इसका जो अकाउंटिंग होता है, मतलब हम लोग इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जिस टाइम ये इवेंट्स टेक प्लेस करेगा, तो यहां पर मैंने बोला जब आपका इवेंट टेक प्लेस हुआ, मतलब जिस तारीख में आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, मतलब एंटर किया, तो आपको उसी वक्त उसको अपना अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो उसको बोला जाता है इनिशियल रिकॉग्निशन, स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ इवेंट टुक प्लेस। तो वो आप ऑलवेज स्पॉट रेट में करना, वो टी स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है जिस दिन वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस किया, उस दिन आपका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, मतलब $1 का इंडिया का वैल्यू में, इंडियन रुपीज का वैल्यू में क्या चल रहा है। अगर 70 रुपीज है तो 70 के साथ आपका $1 लाख को इंटू करोगे, तो आपका आ जाता है 70 लाख रुपीज का इंडियन वैल्यू में, वो आप रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो जाता है, अब प्रॉब्लम हो जाता है इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन। सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन क्यों होगा, क्योंकि देखो आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो या एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो तब आपका डॉलर का रेट कुछ और हो सकता है। मानो आपने कोई सामान उधार में खरीदा, परचेस तो आपका रिकॉर्ड हो गया उसी वैल्यू में,
But if you are buying the goods on credit basis, this means you will have to repay the money. तो वो outstanding है. तो आपने पहले 70 लाख रुपया रिकॉर्ड किया, जब आज हुआ 70 लाख रुपया आपको उसको देना है. 31 दिसंबर मार्च को द रेट इंक्रीज टू 72. तो यानी कि अभी आपको कितना देना पड़ेगा? 72 लाख. तो कैसे? $1 लाख का ट्रांजैक्शन था और डॉलर का रेट स्पॉट में चल रहा था ₹70 पर डॉलर. ये 31 मार्च को हो गया 72 पर डॉलर. तो यानी कि आपका क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो गया? क्रेडिटर का वैल्यू अभी 70 लाख के जगह 72 लाख हो गया. तो तब हम लोग उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? इसको कहलाता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. तो परचेज में और कुछ होने वाला है नहीं. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में दो पार्ट आता है. एक होता है मॉनिटरी एसेट्स आइटम्स और एक होता है नॉन मॉनिटरी आइटम्स. मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स, ठीक है ना. देखो, जो ट्रांजैक्शन आपका बाई सेल परचेज सेल हो गया वो तो चेंज होने वाला नहीं है, वो आपने स्पॉट में रिकॉर्ड किया, दैट इज डन. लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन उसी का होता है जो आपका एसेट या लायबिलिटीज होता है. एसेट और लायबिलिटीज को यहाँ पर दो पार्ट में बांटा जाता है. एक होता है मॉनिटरी आइटम्स, एक होता है नॉन मॉनिटरी आइटम. मॉनिटरी आइटम को किसको कहलाता है? लिख लीजिए. मॉनिटरी आइटम्स are those items जिसका रिसीवेबल और पेएबल इज फिक्स्ड. एग्जाम्पल, कैश या डेटर्स या क्रेडिटर्स. फॉर द टाइमिंग कैश को आप नॉर्मली छोड़ो, वो तो एकदम प्योर कैश मॉनिटरी हो गया, मनी हो गया. बट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को मॉनिटरी क्यों बोला जाता है? इट्स बिकॉज अगर आपका डेटर्स रहता है कि आपको उसको $1 लाख पेमेंट करना है, तो 31 मार्च को भी $1 लाख ही रहेगा. क्रेडिटर्स का अमाउंट डजंट चेंज. द चेंज दैट टेक्स प्लेस इज ड्यू टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट. बट डॉलर का अमाउंट में कोई चेंज हुआ क्या? नो. व्हाट आर नॉन मॉनिटरी आइटम्स? नॉन मॉनिटरी आइटम्स क्वाइट ऑब्वियस, जो आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है. जैसे लिख लीजिए, रिसीवेबल और पेएबल इज नॉट फिक्स्ड. रिसीवेबल होता है बेचने का टाइम पे, पेएबल होता है खरीदने का टाइम पे. इज नॉट फिक्स्ड. एग्जाम्पल, से आपने मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये सब का वैल्यूज आप जिस दाम में खरीदा, क्लोजिंग डेट में डेप्रिसिएशन होगा. द वैल्यू इज चेंजिंग, तो उसी को नॉन मॉनिटरी आइटम बोल रहे हैं. फ्लक्चुएशंस को अभी मत समझो, आप ऐसे समझो नॉर्मली आपका बैलेंस शीट में अगर आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते, डोमेस्टिक मतलब इंडिया से ही खरीदते बेचते, तो उसका बैलेंस चेंज नहीं होता, तो वो हो गया मॉनिटरी आइटम. डेटर्स क्रेडिटर्स का बैलेंस चेंज नहीं होता है. तो डेटर्स में प्रोविजन आता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग. प्रोविजन हम लोग खुद चार्ज करता है इन ऑर्डर टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. हमको लगता है कि लॉस होने वाला है, इसीलिए हम लोग करता है प्रोविजन. लेकिन नॉन मॉनिटरी आइटम्स आर दोज आइटम्स जिसका वैल्यू फिक्स होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है. जैसे कि मशीन डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 6 महीने के लिए यूज हुआ तो 6 महीने का. बिल्डिंग सेम चीज. अगेन एक और आता है इन्वेंटरीज. आप पहले इन्वेंटरी को कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग डेट में उसका मार्केट प्राइस कम हो जाता है, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करता है ना, जो कॉस्ट और मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर, तो लोअर में रिकॉर्ड करेगा. देयरफॉर द वैल्यू इज चेंजिंग. अगेन लैंड,
बहुत जन का ये लगता है कि मेशिनरी बिल्डिंग यहाँ डाला मतलब उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन ही हो रहा है। नो, इट कैन बी रिवैल्यूड ऑल्सो। उसका वैल्यू बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। लैंड का वैल्यू नॉर्मली अप्रिशिएशन हो जाता है। तो ये वैल्यू, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि दिस विल रिमेन फिक्स। ये सबको नॉन मॉनिटरी बोला जाता है। ओके, तो मॉनिटरी आइटम्स और नॉन मॉनिटरी आइटम्स का मेन जो बात आता है वो है डेफिनेशन। स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज। बुक में अगर आप जाओगे, बुक में आपका आधा आधा पेज का शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नोट दिया हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो। बट दिस इज द जिस्ट जो हम आपको समझा दिया है। तो इसके अंदर में कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन टेकन, लोन गिवन, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब आ जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? इसका वैल्यूएशन होगा जब आपका बैलेंस शीट बन रहा है, उस तारीख में जो रेट है उस रेट से आप उसका बैलेंस रिकॉर्ड कर लीजिएगा। उसके लिए अगर आपका जो वैल्यू है, उसका जो अभी बैलेंस शीट जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, उसका वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाओगे, घटाना पड़ेगा तो घटाओगे। बट वट एवर इट इज, आपको ये याद रखना है, जिस साल जिस तारीख को आपका बिजनेस बंद हो रहा है, उस तारीख में क्या रेट अवेलेबल है, उस रेट के साथ आपका वो आइटम्स को, जितना भी मॉनेटरी आइटम्स है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैलेंस जो इनिशियल रिकॉग्निशन में हुआ था। गॉट इट? ये क्लोजिंग रेट में आ जाएगा। नॉन मॉनेटरी आइटम्स में क्या होता है? नॉन मॉनेटरी आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल रेट मतलब जिस दिन वो खरीदा गया था उस तारीख में रिकॉर्ड होगा। अंडरस्टूड? बट अगर कोई रिवैल्यूएशन होता है, देखो रिवैल्यूएशन डेटर्स क्रेडिटर्स का उतना नहीं होता है, बट अगर ये सब का रिवैल्यूएशन होता है ना, तो रिवैल्यूएशन डेट जो था उस तारीख में जो रेट था वो, इफ रिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस then rate on the date of revaluation will be considered. ओके, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम्स। इन्वेंटरीज क्या होगा? क्या इसका वैल्यू चेंज होता है? हाँ सर, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो एनआरबी आपका हो गया नॉन मॉनिटरी। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स जितना मिलना था उतना ही मिलेगा, तो ये हो गया मॉनिटरी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए हो तो वो आपका जो शेयर्स का वैल्यू चेंज होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। देयरफॉर दैट इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, मशीन फैक्ट्री सब आ जाता है इसके अंदर में, नॉन मॉनिटरी हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so coming to the next question, goods purchase on 1/1/2001 for US dollars 15,000। जब आपने ये खरीदा था तब आपका एक्सचेंज रेट था 75। तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर स्पॉट रेट। एक्सचेंज रेट 31 मार्च यानी कि ईयर एंडिंग, दिस इज योर क्लोजिंग रेट। और एक्चुअल में पेमेंट कब हुआ? नेक्स्ट ईयर मार्च में साल खत्म होता है, उसके बाद आपका पेमेंट होता है। दिस इज योर पेमेंट डेट। You are required to ascertain the loss or gain to be recognized for financials ended 31 मार्च 2011, मतलब ये वाला जो स्टार्टिंग का हुआ, और ये जो लास्ट में पेमेंट हुआ ये हो गया 31 मार्च 2012।
मतलब दोनों साल का आपको करना है। आप 2011 भी मान सकते हो, 2021 भी मान सकते हो, कुछ भी। एक मतलब एक की जगह आप 1 डालो, 0 डालो, कोई मैटर नहीं, 2001 भी मान सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक बार जर्नल समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो जर्नल आएगा यहाँ पर आप लिखोगे, वी आर परचेजिंग व्हाट, वी आर परचेजिंग गुड्स, क्योंकि मशीन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। बट सिंस द पेमेंट इज मेड आफ्टरवर्ड्स, कैसे पता, बिकॉज डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट इज डिफरेंट विद दैट ऑफ डेट ऑफ परचेज, देयरफॉर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो टू क्रेडिटर्स, तो ये आपका इनिशियली कौन सा रिकॉर्ड में होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट में आता है। तो $15,000 इंटू एक एक डॉलर का प्राइस है 75 रुपया करके, तो यू विल गेट द वैल्यू विच इज कमिंग टू आई थिंक 11,25,000। प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। $11,25,000। ठीक है, नाउ 31 मार्च को ये जो आपका रेट था, ये 74 रुपीज हो गया। मतलब द योर वैल्यू ऑफ द सॉरी द एक्सचेंज वैल्यू और द एक्सचेंज रेट इज चेंजिंग। वो तो हमको पता भी है कि एक्सचेंज रेट चेंज होने वाला है। इसके चलते आपका अकाउंट में कहां कहां इफेक्ट होगा, परचेज में कुछ इफेक्ट होगा, नो। वो बाई और सेल जिस ट्रेड में होता है वो ऑलरेडी हो चुका, तो परचेज रेट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो गया। ओके, तो ये आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ ये 1/1/2011 का डेट में हुआ। इसके बाद आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2011। अब देखो एक्सचेंज रेट अभी आपका 75 से 74 हो गया। टेल मी, इसमें आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप कैलकुलेट करके देख ही लो ना। 15,000 रुपया आपको पेमेंट करना है, $15,000, और अभी आपका रेट अगर 74 हो जाता है, तो जो अमाउंट आएगा, तो ऑब्वियसली द डॉलर रेट इज डिक्रीजिंग। तो आपका 1 रुपया का आपका यहाँ पर फायदा हो जाता है। मतलब 1 रुपया इंटू $15,000 इक्वल टू 15,000 रुपीज का आपका फायदा होगा। मतलब क्रेडिटर्स को आपको कम रुपया चुकाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा मतलब लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा तो डेबिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। टू, अब यहाँ पर डायरेक्टली बहुत जगह इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करता है, बहुत जन इसको एक्सचेंज डिफरेंस बोल के एक अकाउंट में डालता है। माई सजेशन एक्सचेंज डिफरेंस डालना बेटर होता है, क्योंकि पीएल में क्रेडिटर डालना डजंट मेक सेंस, इट लुक्स बैड। तो एक्सचेंज डिफरेंस बोल के एक अकाउंट में हम लोग डाले हैं, और यहां पर आप डालो अमाउंट 15,000 इंटू 75 माइनस 74, तो ये 15,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, और लास्ट आता है 31/3/2011 में। ये एक्सचेंज डिफरेंस को आपको पीएल में डालना पड़ेगा, तो आपका एंट्री हो जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दीजिए टू पीएल अकाउंट। तो पीएल में बाई साइड में आ जाता है, ये मेरा इनकम या प्रॉफिट हो जाता है। तो ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे प्रॉफिट हुआ वैसे लॉस भी हो सकता है। लॉस हो जाता है अगर रेट बढ़ जाता, तो योर एंट्री विल बी एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब मेरा देखो 2011 वाला जो साल है वो तो कंप्लीट हो गया, बट यू हैव टू आल्सो रिकॉर्ड और शो ट्रांजैक्शन फॉर 31 मार्च 2012 वाला, मतलब नेक्स्ट साल का। नेक्स्ट साल मतलब जो आपने पेमेंट किया है। पेमेंट जब हुआ तब मेरा रेट हो जाता है 73, और 1 रुपया कम हो जाता है, यानी कि और 1 रुपया का मेरा फायदा हो जाएगा। तो उसका पेमेंट और उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री होगा, उसका पेमेंट का डेट क्या था, उसका पेमेंट का डेट था आई थिंक 7/7/2021। नेक्स्ट ईयर आ जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2011।
तो इसका पेमेंट का डेट रिकॉर्ड करो, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, माइंड इट दिस विल बी रिकॉर्डेड एट 15,000 इंटू, अभी आपका 73 चल रहा है, अच्छा नहीं सॉरी, एक्सचेंज डिफरेंस में आप जितना क्रेडिट रिकॉर्ड किया था क्रेडिटर उतना ही डालोगे। तो यानी कि हम लोग का 15,000 से कम हो जाएगा, तो 11,25,000 था हम लोगों का, 11,25,000 माइनस 15 करोगे तो योर क्रेडिटर वॉज रिकॉर्डेड फॉर 11,10,000, बट आप पेमेंट कितना करोगे टू बैंक 15,000 इंटू 73 करके पेमेंट जाएगा, और फिर से मेरा 1 रुपया का फायदा हो जाएगा। तो 15,000 रुपया टोटल फायदा हुआ अगेन, और पेमेंट हुआ मेरा आई थिंक 10,95,000 के आसपास कुछ आ रहा है, 10,95,000 रुपीज का आपका एक्चुअल में पेमेंट हुआ। इसके बाद ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है ये आपका पीएल में आप ट्रांसफर कर दो, ये पीएल में आप उसी तारीख में ट्रांसफर कर सकते हो या साल का एंड में भी ट्रांसफर कर सकते हो, बात तो सेम ही है। 7/7/2011 तो एंट्री हो जाता है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 15,000 15,000। गॉट इट एवरीवन? प्लीज रिवाइज कर लो, और इसका हम थोड़ा और एक होमवर्क दे देता है, वो भी आप खुद से बना के मेरे को भेज दीजिएगा। आई एम चेंजिंग दिस रेट, ये होता है 80, ये होता है 82, ये होता है 85। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। एक और होमवर्क, सेम क्वेश्चन, 80, 78, 82, प्लीज मेरे को बनवा के चेक करवाइएगा, सेंड कर दीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। करीम लिमिटेड बोरोड US डॉलर्स 4,50,000, मतलब फॉरेन कंट्री से बंदा लोन ले रहा है या कंपनी लोन ले रहा है, अच्छा बात है, ठीक है, ले रहा है 1/1/2021 विच विल बी रिपेड एज ऑन 31 जुलाई 2021, मतलब 7 महीना बाद वो पैसा वापस हो जाएगा। कलीम लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग, बट वो अपना साल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 को बंद करेगा। रेट ऑफ एक्सचेंज, वेरियस रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, जिस दिन लोन दिया उस दिन का रेट, जिस दिन बैलेंस शीट खत्म हुआ मतलब बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन का रेट, और जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन का रेट। तो ऐसा ट्रांजेक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? सिंपली आप फॉलो करो जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन। पहला ट्रांजेक्शन होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन $4.5 लाख इंटू 48, तो आई थिंक इट्स कमिंग टू 2 करोड़ 16 लाख, तो 2 करोड़ 216 लाख करके लिख लीजिए, ठीक है। अब आपने तो वो स्पॉट रेट में रिकॉग्नाइज कर दिया, अब आता है सब्सिक्वेंट डेट, ईयर एंडिंग में। ईयर एंडिंग में आपका बोला गया था अगर ये मॉनिटरी होता है तो क्लोजिंग रेट में होगा, और नॉन मॉनिटरी होगा तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में होगा। लोन कौन सा हो गया, देखो, लोन टेकन, लोन गिवन, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ मॉनिटरी आइटम्स। अंडरस्टूड? लोन टेकन, लोन गिवन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, दीज आर ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, दिस विल बी रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग रेट। तो फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में ये मेरा क्लोजिंग रेट में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो आपका इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इट विल बी रिवर्स। लोन का वैल्यू क्या हो रहा है, नॉट रिवर्स, सॉरी, लोन का वैल्यू यहाँ बढ़ जा रहा है, 49 रुपीज में हो जा रहा है, तो देयरफॉर आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा
exchange difference account debit to loan. Loan is increasing due to fluctuation of currency. It might fall also. तो यहां पर आपका 4.5 लाख 1 रुपया से बढ़ जा रहा है, तो 4.5 लाख रुपया आ जाएगा, 4.5 लाख। गॉट इट? तो उसी तारीख में लेटस रिकॉग्नाइज दिस थिंग इनटू पीएल। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, बिकॉज लॉस हो रहा है तो पीएल में डेबिट होगा 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख। अब आता है नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये कौन सा साल हो गया, ये मानो 2020 2021 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 2022, 2021-22 में 31 जुलाई को यू आर रिपेइंग द मनी, एंड यू आर रिपेइंग द मनी एट, व्हेन यू आर रिपेइंग द मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एक्सचेंज रेट वाज 49.50। तो 49.50 में हम उसको रिकॉग्नाइज करोगे। तो लेट अस पास द एंट्री 31/7/21, दिस इज 2021-22। तो यू आर रिपेइंग, तो लोन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन लोन आपका बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट में रिकॉग्नाइज हुआ था? लोन आपका बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज हुआ था 2,16,00,000, और वहां से 4.5 लाख और ऐड हो गया था, यानी कि वी कैन से 2,20,50,000 रुपीज, 2,20,50,000 रुपीज लोन अकाउंट डेबिट, 2,20,50,000 रुपीज। पूरा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। टू बैंक, पेमेंट कितना करोगे? पेमेंट करना है आपको 49.50 में, तो 4.5 लाख इंटू 49.50, इट्स कमिंग टू 2,22,75,000। सर यानी कि हम लोग का यहाँ पर पेमेंट एक्स्ट्रा हो रहा है। ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा तो पेमेंट बढ़ेगा, तो लॉस होगा। तो ये बैंक के बाजू में लिखो 2,22,75,000। क्रॉस चेक कर लेना, इंटू करके इतना ही आ रहा है कि नहीं। 2,22,75,000 डिफरेंस अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज एक्सचेंज डिफरेंस, बट वो एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो सिंपली। तो और या फिर आपका जो पहले था 49 में हम लोग लोन को कन्वर्ट कर चुका था, अब वहां से अभी वैल्यू हो गया 49.5, यानी कि 50 पैसा पर डॉलर में आपका एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है। तो 4.5 लाख इंटू 50, यानी कि 2,25,000 का आपका अभी नुकसान हुआ। 2,25,000, you can do it balancing figure or you can show it in the bracket 4.5 लाख इंटू 0.50। ठीक है, अभी एक्सचेंज डिफरेंस दोबारा आप पीएल में चार्ज कर दो, सेम तारीख, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस 2,25,000। Please revise. Okay, the next part that we are dealing with, this is specially very important for CS students. CMA students can ignore this, but for knowledge purpose, you can go through this part. यहाँ पर बोलता है कि मॉनिटरी आइटम के लिए लॉन्ग टर्म, मतलब जो आपका 12 महीने के ऊपर वाला पीरियड का होता है, लोन लेना या आपका बहुत सालों से कुछ अमाउंट ड्यूज है, वो लोग के लिए, वो सब ट्रीटमेंट के लिए एक ऑप्शन रहता है आपके पास। इंस्टेड ऑफ हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस को कहाँ डाल रहे थे? एक्सचेंज डिफरेंस को हम लोग डाल रहे थे पीएल अकाउंट पे। एक बार में पूरा लॉस पीएल में डाल दिया, एक बार में पूरा गेन पीएल में डाल दिया, अभी तक वही सीखा था। बट इफ यू आर डीलिंग विद मॉनिटरी आइटम फॉर लॉन्ग टर्म, यू हैव एन ऑप्शन। क्या ऑप्शन? आप इंस्टेड ऑफ चार्जिंग और
recording those things, exchange difference in the PL account, you can transfer those things in a separate account और इसको gradually depreciation जैसा amortize कर सकते हो PL अकाउंट में। तो एक बार में PL में रिकॉर्ड नहीं करके अब हर साल थोड़ा 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 करके उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो इन PL अकाउंट। लेट अस डिस्कस ब्रीफली। सबसे पहले आता है लोन रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, जनरली डेप्रिशिएबल एसेट्स, मतलब जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सब अगर आप खरीदते हो लोन लेके तो ये सब का जो वैल्यू का डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ट्रांसफर कर देना। मतलब सपोज आपका लॉस होता है तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट PL अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस होता था, इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करोगे, आप PL के जगह में फिक्स एसेट्स को कर दोगे। सिंस आपका यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस में लॉस हो जा रहा है, therefore the cost of fixed asset will be increase and this fixed asset जो इंक्रीज हो गया, सपोज ये आपका 5 लाख से इंक्रीज हो जाता है तो अब ये 5 लाख को ओवर द लाइफ सपोज 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स में ये 5 लाख को बांटोगे, हर साल 50,000 करके PL में चार्ज करते रहना। मतलब समझ में आया बात को, सेम ही चीज हो रहा है। पहले हम लोग पूरा एक्सचेंज डिफरेंस को PL में डाल रहे थे, 5 लाख 5 लाख, अभी ये नहीं करके ये 5 लाख को मैंने फिक्स एसेट में डाल दिया और फिक्स एसेट का वैल्यू को 5 लाख से बढ़ा दिया और फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। तो ये आपका थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट 10 साल 50 करके हुआ तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होता है, PL टू डेप्रिसिएशन, PL टू डेप्रिसिएशन। इन दिस वे 10 साल तक आप इसको चार्ज करते रहना। ये हो गया मॉनेटरी आइटम ओनली फॉर लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फॉर अदर्स मतलब सेम मॉनेटरी आइटम में और क्या आता है, फिक्स एसेट छोड़ दो, लोन नहीं लिया गया, आपने लिया है बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल है आपका, तो उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आता है उसमें जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो आप एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। वो सेपरेट अकाउंट का नाम आता है फॉरेन करेंसी मैनेज एक्सचेंज। एक सेकेंड लिख लीजिए प्लीज नेम को, फॉरेन करेंसी MI मतलब मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, प्लीज राइट इट डाउन। फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम डिफरेंस अकाउंट, और इसको हर साल 5 साल में 10 साल में बांटोगे PL में, PL में इसको राइट ऑफ करते रहना। सेम ही चीज हुआ, एसेट खरीदोगे तो एसेट में ऐड हो जाएगा फिर डेप्रिसिएशन कर लोगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली FCMI PDA अकाउंट में डाल देंगे। चलिए इसका एक सम कर लेता है अभी हम लोग। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। DK लिमिटेड परचेस्ड फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 5,000 lakhs। अच्छा ये ₹5,000 लाख है, इंडियन करेंसी का वैल्यू है। ऑन 1/4/2021 पेएबल इन फॉरेन करेंसी, पेएबल इन फॉरेन करेंसी $, 5/4/2022, 5/4/2022 को आप ये पेमेंट मतलब एसेट खरीदा है और एसेट खरीदने के लिए यू हैव एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, ये पेमेंट होगा 5/4/2022 मतलब 5 दिन बाद। ठीक है, एक्सचेंज रेट अभी का चल रहा है 50 रुपया का, 1/4/2021। अच्छा ये 5/4/2022 मतलब 1 साल 4 दिन बाद पेमेंट होगा। 31 मार्च साल जब खत्म होगा तब 54.98, मतलब 1/4/2021 में आपका रेट था 50 रुपीज पर डॉलर। इसको अगर हम लोग
कन्वर्ट करते हैं रुपीस को डॉलर्स में, तो हाउ मेनी डॉलर्स आपका हो जाता है यहाँ पर डीलिंग? आपका डॉलर में डीलिंग आ जाता है 5,000 lakhs डिवाइडेड बाई 50 रुपीज, मतलब 100 लाख डॉलर्स का डीलिंग हो रहा है। ओके, आज का वैल्यू के हिसाब से आपका जो फिक्स एसेट है वो इंडियन करेंसी के हिसाब से वैल्यू होता है 5,000 लाख, और अगर डॉलर का वैल्यू होगा तो वो हो जाएगा 100 लाख। तो ये आप एसेट खरीदा है तो ऑब्वियस है इसका जर्नल आप लिख लोगे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट एंड इट इज पेड ऑन टू बी पेड ऑन 1 साल 4 महीना बाद, तो क्रेडिटर आएगा। तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 1421, fixed asset account debit to creditor account, पेमेंट अभी के वैल्यू के हिसाब से 5,000 लाख। ठीक है, पेमेंट कब हो रहा है बोलो? 4 दिन बाद या 1 साल 4 दिन बाद? से 1 साल 4 दिन बाद लॉन्ग टर्म हो गया, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन आ सकता है। यू कैन और यू मे नॉट एंजॉय द ऑप्शन। अब ऑप्शन को कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को एक्सरसाइज करके दिखाएंगे कैसे चल रहा है। तो 1/4/2021 में हम लोग का तो रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद 31 मार्च ये इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, अब आता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन 31/3/22। ये जो वैल्यू था, ये वैल्यू अभी बढ़ के 54.98, 54.98 वैल्यू हो जाता है। पहले था 50, तो यानी कि $1 में 4.98 का आपका वैल्यू बढ़ जाता है, तो क्रेडिटर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, ये तो पहले भी किए थे, क्रेडिटर को बढ़ा दिया, घटता तो उल्टा कर देते। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो आपका $100 का वैल्यू था, $100 लाख का वैल्यू था, इंटू 4.98, यानी कि 498 lakhs का वैल्यू में क्रेडिटर बढ़ जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली हम लोग इसको क्या कर सकते थे, इसको पीएल में डाल सकते थे, बट इफ यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, व्हाट वी विल डू, ये क्रेडिटर वाला ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आया, ये हम लोग फिक्स एसेट अकाउंट में डाल देंगे। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, 498 lakhs, 498 lakhs। अब ये फिक्स एसेट का वैल्यू सिर्फ 498 से बढ़ जाता है, देयरफॉर वी विल बी चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो भी 498 लाख से ज्यादा हो जाता है, एंड इट विल बी amortized throughout the life of the asset in your PL account instead of charging the whole loss in the PL account in 1 year only। 1 साल में नहीं करके हम लोग उसको ग्रेजुअली राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन 2 का था इसका, ये था ऑप्शन 1 एक ऑप्शन, या ऑप्शन 2 में भी आप डाल सकते हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, सेम चीज 498, 498। प्लीज रिवाइज कर लेना यहां तक, उसके बाद वाला क्लास में नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। थैंक यू।